नाज़रीन, आज मरीम नवाज़ के नए वकील जनाब इरफान कादर साहब ने दलाइल दिए हैं। ये एवन फील्ड में सज़ा के खिलाफ अपीलें थीं। जस्टिस आमिर फारूक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। नैब के बारे में उन्होंने कहा कि अब नैब वाले भी थाने की तरह चलते हैं, सबूत हो या ना हो हर एक को पकड़ लेते हैं। ये रिमार्क्स हैं अदालत के जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आज समात में क्या हुआ, नैब ने क्या कहा, इरफान कादर साहब ने क्या प्ली ली, आमिर सईद लिबासी साहब सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो नैब ने उनकी जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की ना, हाँ, उसकी तो समात आज नहीं हुई, नहीं। वो मुकर्रर नहीं थी समात के लिए। लेकिन मुझे उसकी जुबान पढ़ के हैरत हुई है। मुझे लगता है कि नैब के अंदर कोई मरियम नवाज का बहुत शदीद हामी मौजूद है। हामी? हाँ, अच्छा, क्योंकि ये जो दरख्वास्त है ये उनका शदीद हामी ही दे सकता था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये इस जो उसमें जुबान और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए चुना हुआ हैं अल्फाज का, वो ऐसे है जैसे एक सियासी बयान दिया गया है। उससे नैब का इमेज मुतासर हुआ है। नैब पर जो चार्जेस हैं मरियम लगाती हैं वो उनको तकवीयत मिली है। तो आपसे मिलते इन्हें फायदा देगी। आप मुझे बताएं, जस्टिस जावेद इकबाल जैसा शख्स सीनियर तरीन जज रहा हो जो सुप्रीम कोर्ट का, वो चेयरमैन हो और इस तरह की दरख्वास्त दायर की जाए कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ये अदालत के अहाते में सियासी बयान जारी करती हैं, ये इस तरह से कोर्ट में आती हैं और ये इनकी ज़मानत मंजूर की जाए। इनकी ज़मानत जो है वो कोई मशरूत थी कि सियासी बयान नहीं जारी देंगी वो, या नैब पे तनकीद नहीं करेंगी। भैया आप अपना काम करें। हाँ, अगर वो मुकदमे में पेश ना हो तो फिर अदालत उनको जाने, उसका काम जाने। सही। तो उन्होंने एक सियासी बयान जारी किया है नैब ने मरियम के खिलाफ और मरियम के इल्जाम को तकवीत दे दी है अपने खिलाफ, जो हमायत कर दी उनकी। हाँ जी, ठीक। अच्छा आमिर, ये बताइएगा आमिर सईद अब्बासी साहब कि आज फिर क्या हुआ। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये जो रिमार्क्स मैंने पढ़कर सुनाया, ये किस मौके पर दिए और इरफान कादर साहब ने क्या कहा? इरफान कादर साहब तो धुआंधार बोले माशाल्लाह। जी वाकई आज एक सेकंड ठहरिए सर, नैब के वकील भी बड़े धुआंधार बोले माशाल्लाह। ठीक है, ताकि मैंने कहा एतराज ना है। हमारे एक प्रोफेसर होते थे अच्छा, हिस्ट्री के गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में। ठीक। एक दिन वो आए, उन्होंने कहा मैं आज बड़ा धुआंधार लेक्चर दूंगा। ठीक। 10-15 मिनट जब गुफ्तगू हो गई तो एक लड़का खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सर धुआं बहुत हो गया है, अब आप बाहर तशरीफ ले जाए। जी आमिर, आप बताइए सर, धुआंधार दोनों फरीकैन थे, आप बताइए। वो तो कहते हैं शक का फायदा मिलना चाहिए मुल्ज़िम को। सुन लेते हैं। जी जी फरमाइए। जी, आज जब समात शुरू हुई तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ये समात जारी रही और इसमें जो ज़्यादा वक्त है वो इरफान कादर साहब ने अपने दलाइल दिए। और सबसे पहले उन्होंने जो मरियम नवाज़ की तरफ से एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी, जो मेन अपील है वो तो उनकी 2018 से पेंडिंग है, लेकिन जो उन्होंने नई दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जो प्री ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल इवेंट्स हैं उनकी सज़ा से मुताल्लिक, उसको उन्होंने ग्राउंड बनाया था। सही। तो सबसे पहले नैब ने एतराज़ किया कि ये दरख्वास्त तो काबिल समात ही नहीं है। उस पर इरफान कादर साहब ने कहा जी कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल आर्गूमेंट्स देना चाहूँगा और मैं इसमें ये बताऊँगा कि ये दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। उन्होंने सेक्शन 561 का हवाला दिया और ये कहा कि अदालत ने सबसे पहले ये फैसला करना है कि जो सज़ा हुई है वो सज़ा होने से पहले जो वाक़यात हैं उसमें क्या कानून की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई। और उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा कि ये जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट थी, जो पहले जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई, GIT की कार्रवाई और नैब की कार्रवाई है, इन तीनों के ऊपर एतराज़ात उठाए और ये कहा कि इन तीनों की जो प्रोसीडिंग्स थी उनकी बुनियाद के ऊपर जो एहतसाब अदालत ने फैसला दिया एवनफील्ड रेफरेंस से वो खिलाफ कानून है और उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें वायलेशन ऑफ लॉ की गई है। फिर उन्होंने उसमें तफसीली दलाइल दिए और तकरीबन 1.5 घंटा वो दलाइल देते रहे और उसमें उनका ये कहना था कि सबसे बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि जो ले डाउन प्रिंसिपल्स हैं इंसाफ के वो फॉलो नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी साहब थे, उन्हें कहा कि आपने कोई रेफरेंस फाइल नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना। जब उन्होंने स्टैंड लिया कि पनामा रेफरेंस में वो नैब की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, अब आपने रेफरेंस भी दायर करना है, आपने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और 4 रेफरेंसेस दायर करने हैं पनामा के, तो उन्होंने कहा कि उसमें अब नैब ने कोई इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल नहीं किया बल्कि तमाम तर जो डायरेक्शन थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही थी।
सो लिहाजा उन्होंने कहा कि उसमें नैब को कोई इख्तियार नहीं दिया गया और ये अब्यूज़ ऑफ पावर किया, अब्यूज़ ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट किया गया। दूसरा उनका ये कहना था कि JIT कोई इदारा तो बना सकता है। जी शामी साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो उनके दलाइल हैं इस पे हाई कोर्ट कोई फैसला दे सकेगा या अल्टीमेटली बात सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी? देखिए शामी साहब, उन्होंने जो कार्रवाई होती रही जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जो प्री ट्रायल इवेंट्स थे, जो एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत से पहले होने वाले वाक़यात थे, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज्ड को जाता है। और उन्होंने एक और जो बात की वो ये थी कि आम तौर पे फौजदारी कवानीन में जितना भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा इस्तगासा पर होता है, और नैब को ये साबित करना था कि उन्होंने ये जो जुर्म हुआ है उसमें ये मुलव्वस है नवाज शरीफ या मरीम नवाज या जो मुल्ज़िमान हैं। नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था फ्लैट की मलकियत में, को बेगुनाही साबित ना करने पर। ठीक, जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को बेगुनाही साबित न करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है, लिहाजा उन्होंने ये भी प्ली ली है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने ये कहा कि उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने रेफरेंस ज़रूर दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर वाली बात थी, उन्होंने कहा कि जो शरीफ फैमिली थी वो पहले से बहुत मालदार थी और उसमें जो मियाँ शरीफ हैं उनका बड़ा अहम किरदार था। पब्लिक ऑफिस होल्डर का तो बहुत बाद में आने वाली स्टेज में जो है बहुत बड़े सनतकार थे उसके जो उनके मियाँ शरीफ साहब। इत्तेफाक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया गया यानी भुट्टो साहब के दौर में, फिर उसके बाद उनका बैरून मुल्क उन्होंने बिजनेस शुरू किया। ये हिस्ट्री उनकी कई दफा बता भी चुके हैं। आमिर ये बताएं कि फिर नैब ने क्या कहा और जस्टिस आमिर फारूक साहब के वो रिमार्क्स जिनका मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ वो कब आए? जी बिल्कुल, जब नैब से पूछा गया कि आप ये बताएं कि इस केस में नवाज शरीफ का किरदार कैसे सामने आया, तो बताया गया कि जो 4 फ्लैट्स थे 16, 16A, 17 एंड 17A, ये जब पता चला कि ये ऑफशोर कंपनीज के नाम पे हैं तो हमने BVI को, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, उसको जब लेटर लिखा तो उन्होंने जवाबन ये बताया कि इसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो मरीम नवाज़ हैं और मरीम नवाज़ पर ही एलिगेशन है कि वो बेनामीदार थी नवाज शरीफ की। इस पर जब अदालत ने उन्हें कहा कि ये आप ऐसे बात ना करें, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत में आप ट्रायल कोर्ट में एग्जिबिट करवाते रहे वो उनका रेफरेंस दें और उसके मुताबिक आप तमाम दस्तावेजात का हवाला दें। तो उसके बाद फिर नैब ने तफसीली दलाइल के लिए मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स जब इरफान कादिर साहब ने कहा कि एक नई दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि मरीम नवाज की जमानत मनसूख कर दी जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए, उस पर उन्होंने कहा कि जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं इसमें मुलजिम को जेल भेजना मकसूद नहीं होता, बल्कि उसमें आपने एविडेंस कलेक्ट करनी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होती है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि नैब क्यों मरीम नवाज को जेल भेजना चाहता है। फिर उस पे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि नैब तो चाहता है कि सब मुल्जिमान को जेल भेज दिया जाए, और वो तो आजकल ऐसे लोगों को जेल भेज रहे हैं जैसे जो है वो थाने में भेजा जाता था, हर केस में मुल्जिमान को जेल भेज दिया जाए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई। इरफान कादिर साहब ने तफसीली दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि हम अपील पर फैसला करने से पहले जो नई दरखास्त है, जो प्री ट्रायल हमारे इवेंट्स हैं और पोस्ट ट्रायल इवेंट्स हैं, उनकी बुनियाद पर मरीम नवाज को इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं वाकयात बता रहा हूं इसकी बुनियाद पर अदालत आज भी उन्हें बरी कर सकती है, लेकिन नैब ने कहा कि वो इस पर तफसीली दलाइल देंगे, जिसके बाद अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी है और नैब को कहा है कि वो आइंदा समाअत पर तफसीली दलाइल दें कि जो मरीम नवाज की नई दरख्वास्त। अच्छा, आमिर से पहले